अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा एमपीटेट वर्ग टू का क्लास चल रहा है और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास ले रहा हूं जो कि आज फरवरी से स्टार्ट है क्लास। और आज जो है क्लास जो है मेरा 23वां क्लास है। और आज का मजमून है आपका तजनीस से ताम के बारे में बात जानेंगे। तो उसके बाद जाहिद या फिर नाकिस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और इंशाल्लाह आपका जो तैयारी पूरा मुकम्मल करा दूंगा। तो चलिए मजमून की तरफ बिना ताखिर किए हुए सबसे पहले हम बात करेंगे तजनीस के बारे में, हम समझ जाते हैं, ठीक है। तजनीस ऐसे दो लफ्ज़ जिनकी आवाज़ यकसा हो, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी ऐसे दो लफ्ज़ जिनकी आवाज़ जो है यकसा हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो, लेकिन उनका जो है माना अलग अलग हो, जिससे जो है हम तजनीस कहते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर आप अगर इसे लीजिएगा तो अगर इसे जो है अगर शार में इस्तेमाल किया जाए यानी शेर में अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम सिनत तजनीस कहते हैं। आपको मिसाल के तौर पर आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका यानी एक ही लफ्ज़, ठीक है, लेकिन उसका जो माना मुख्तलिफ मुख्तलिफ हो यानी अलग अलग हो तो उसे हम तजनीस कहते हैं। और अगर शेर में इस्तेमाल हो तो उसे सिनत तजनीस कहते हैं, ठीक है। यह एक किस्म की लफ्जी सिनत है। इस सिनत की कई किस्में हैं। चलिए हम यहाँ पे आपसे बात करते हैं इसका जो तजनीस ताम पर हम बात करेंगे। तजनीस ताम का जो मफहूम है कि शार में ऐसे दो लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिनके हरूफ की तादाद और तरतीब और तलफ़ुज़ यकसा हो। यानी अगर इस पर हम बात करें कि जिनका जो हरूफ एक जैसा हो तादाद में यानी गिनती का, अगर कोई अगर हक है तो वो भी हक ही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हक दिया हुआ है, यहाँ पे भी हक दिया हुआ है, यहाँ पे दो लफ्ज़ है यानी दो हुर्फ है, यहाँ पे भी दो हुर्फ है। तादाद यहाँ पे तरतीब और लफ्ज़ उसके बाद तलफ़ुज़, ठीक है, हर चीज़ में जो है एक जैसा हो लेकिन उसका माना जो है मुख्तलिफ हो तो उसे सिनते तजनी से ताम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिनत तजनी से ताम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख लीजिए, जान दी दी, ठीक है, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। आपको यहाँ पे वजाहत के तौर पर देखने को मिल गया कि बाला शार में हक लफ्ज दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो सही है दोस्तों, ये जो शार में हक लफ्ज दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है लेकिन यहाँ पे इसका एक माना तो सच के है यानी हक तो यूं है, ठीक है, ये हक तो यूं है। और दूसरा है दूसरा हक का फर्ज वो अदा करने का हक है, यानी आपका ये दूसरा जो हक है वो फर्ज अदा करने के हैं। इसलिए यह शार तजनी से ताम की मिसाल है। यह शार जो है तजनी से ताम की मिसाल है। चलिए हम अगला देख लेते हैं, सिनत तजनी से जायद या नाकिस की बात करेंगे, ठीक है। ये जायद और नाकिस जो है एक ही को कहते हैं, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, जायद तजनी से जायद जो है जिसके एक कलमे में दूसरे कलमे से कोई हुर्फ जायद हो। यहाँ पे उसी तरह है जैसे आपको जो है यहाँ पे हक आप अभी पढ़े हैं, ठीक है, ताम में। और यहीं पे अगर दूसरा अगर इसमें इन दोनों वर्ड है मेरे पास, ठीक है। अब इसी से हम मिसाल के तौर पर समझते हैं, ठीक है। ये जो है दोनों वर्ड है मेरे पास, ये एक हो गया, ये मान लीजिए हम मेरे पास दो वर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक कलमा हो गया, इसको हम कलमा मानते हैं, इसको भी हम कलमा मानते हैं, ठीक है। कलमा में दूसरे कलमा से कोई हुर्फ जायद हो, यानी इससे अगर इसमें कोई हुर्फ ज्यादा, एक हुर्फ ज्यादा होता तो ये जो है जायद या फिर नाकिस, ज्यादा है तो जायद हम समझ सकते हैं जायद होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पर भी दिया है जैसे जूद से वजूद, ठीक है। इस बात को जूद से वजूद में वाव ज्यादा है तो इसलिए जो है ये आपका जायद या फिर नाकिस यानी तजनी से जायद या फिर नाकिस का मिसाल है दोस्तों। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला मिसरा देखते हैं, अगला जो है इसका जो तारुफ है वो देख लेते हैं। तजनी से जायद जो है दो मुतजानिस, ठीक है, लफ्जों में एक शार में हो, ठीक है। यानी दो यानी हम माना के ही लफ्ज जो है एक शार में हो, सिर्फ एक हुर्फ या अज़दियाद यानी एक हुर्फ का अज़दियाद यानी एक हुर्फ का ज्यादा या कम, ठीक है, इस तरह से हो, बशर्ते इश्तिकाक कारण ना हो, ठीक है, तजनी से जायद कहलाता है। अगला देख लेते हैं, तजनी से जायद दो लफ्जों में पहले लफ्ज का एक हुर्फ दूसरे से कम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि दो लफ्जों में पहले लफ्ज का एक हुर्फ, पहले लफ्ज का एक हुर्फ दूसरे से कम, या फिर दूसरे लफ्ज का एक हुर्फ पहले लफ्ज से ज्यादा, यानी एक कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। इस तरह जो है जायद हो तो तजनी से जायद या फिर नाकिस कहते हैं। इसकी तीन सूरतें हैं, ठीक है। इन सूरतों को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, इन सूरतों को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कोई हुर्फ इब्तिदा में ज़्यादा हो, यानी शुरुआती दौर पर जो है कोई हुर्फ ज़्यादा हो तो उसे भी हम जो है तजनी से नाकिस कहते हैं, तजनी से जायद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप,
उसका दूसरा जो इसका ये है कोई हुर्फ दरमियान में ज़्यादा हो, यानी दरमियान में भी ज़्यादा हो सकता है। तीसरा आपका जो है आखिर में भी ज़्यादा हो सकता है, कोई हुर्फ जो है आखिर में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह का जो है तजनीस से नाकिस, ठीक है, या फिर जायद कहते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया है कि आपका जो है नबात और बात, इन दोनों में नबात और बात में जो है आपका इसमें क्या फ़र्क है, नबात और बात, यानी शुरू में जो है नू ज़्यादा है, उसके बाद गुल और गाल, यहाँ पे बीच में अलिफ ज़्यादा है, पेमा और पैमान यहाँ पे नू आखिर में ज़्यादा है। तो ये जो है आपका तजनीस से ज़ायद का जो है मिसालें हैं। नोट मज़कूरा किताब में उर्दू ग्रामर में नाकिस और जायद को जो है एक ही सिनात बताया गया है, नाकिस और जायद को एक ही सिनात बताया गया है। चलिए हम आगे जो है कुछ शार को जो है सार से समझते हैं, क्या आपको जो है तजनीस से नाकिस या जायद बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा इस शार के मुताल्लिक, ठीक है। पहला नंबर शेर है मेरा, ठीक है। कोई उसे पहचान सके तो पहचाने, कोई उसे पहचान सके तो पहचाने, सब में रह कर सबसे उसकी जात अलग। ये आपका एक पहला शेर है। यहाँ पे पहचान से पहचाने यानी या इसमें ज़्यादा है, यानी मैं आपका जो है एक हुर्फ या ज़्यादा होने की वजह से जो है तजनी से जायद हुई। यह क्या है, तजनी से जायद हुई। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका कि यहाँ पे दीवार खड़ी करते हुए राह में राही, यहाँ पे राह में और राही, यहाँ पे भी या आपका ज़्यादा है, ठीक है। कहता है कि साए को शजर आए ना आए, कहता है साए को सजर आए ना आए। लफ्ज़ राह से राही के आखिर में एक क्या है, या का अज़दियाद है, तो ये भी आपका तजनी से जायद में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका जो मिसाल है, उठ रहा है, उठ रहा है ज़मीन से ऊपर, उठ रहा है ज़मीन से ऊपर, अब जहाँ मेरा आब वो दवा, आब वो दाना हो, ठीक है। इस तरह का अब से लफ्ज़ आब के दरमियान हुर्फ अलिफ ज़्यादा है, तो ये भी जो है आपका तजनीस से ज़ायद या फिर तजनीस से नाकिस में आता है। चलिए हम यहाँ पे मीर हसन की मसनवी का एक शेर देख लेते हैं, इससे हमको ज़्यादा पता चल जाएगा। यहाँ पे वह माबूद यकता खुदाए जहाँ, वह माबूद यकता खुदाए जहाँ, ठीक है, के जिसके क्या कुन, के जिसके क्या कुन में कौन वो मका। यहाँ पे आपका कौन और कुन में जो है वाव जायद है, तो ये भी आपका इसी तरह का लफ्ज़ है। इस शार में अल्फाज कुन और कौन में एक हुर्फ वाव जायद है, इसलिए जो है इस किस्म की तजनीस को तजनीस से जायद या फिर तजनीस से नाकिस कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि तजनीस से जायद और तजनीस से नाकिस और जो है आपको तजनीस से ताम समझ में आ गया है। दोस्तों चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला मेरा जो है लफ़ व नश्र के बारे में हम बात करेंगे। लफ़ व नश्र के बारे में हम बात करेंगे, इसका मतलब पहले हम समझ जाते हैं कि लफ़ व नश्र है क्या चीज़, ठीक है। सिनत लफ़ व नश्र जो है उर्दू अदब में बहुत मुश्तामिल सिनत है, ठीक है। लफ़ के माना लपेटा, ठीक है, लफ़ के माने लपेटना या फिर लपेटा, और नश्र के माना उन चीज़ों के मुनासिबात को तरतीब या फिर बेतरतीब बयान किया जाए, ठीक है। यानी शुरू में कुछ चीज़ को लपेट दिया जाए, और यानी लपेटना मतलब उसके मतलब कुछ मुख्तसर सा बयान करना, उसके बाद उसी से जो है रिलेटेड जो है तरतीब से बयान करना, उसे हम लफ़ या नश्र कहेंगे। कलाम में पहले, यहाँ पे इस बात से आप ज़्यादा समझेंगे, कलाम में पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, यानी कलाम में जब कलाम स्टार्ट करते हैं तो कुछ चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए, फिर उनके मुनासिबात व मुताल्लुकात का तज़किरा जाए, फिर क्या है उनसे मुनासिबात उनसे मुताल्लुकात का जो है तज़किरा किया जाए, चर्चा किया जाए, ठीक है, बहस किया जाए। चुनांचे पहले को, यानी पहले जो चंद लफ्ज़ जो बयान किया गया उनको क्या कहेंगे, लफ़ कहेंगे, और दूसरे को क्या कहेंगे, नश्र कहते हैं, ठीक है, दूसरे को नश्र कहते हैं। अगर नश्र की तरतीब लफ़ के मुताबिक हो, यानी नश्र की जो आप तरतीब करते हैं वो आपका लफ़ के मुताबिक हो, तो उसको लफ़ व नश्र मुरत्तिब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, लफ़ व नश्र मुरत्तिब कहते हैं, वरना लफ़ व नश्र गैर मुरत्तिब कहेंगे। अगर उसके अनुसार नहीं होगा, जो नस्र आप बोलेंगे वो अगर लफ़ के अनुसार नहीं होगा तो वो बिल्कुल गैर मुरत्तिब हो जाएंगे, यानी लफ़ व नस्र गैर मुरत्तिब कहे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया है दोस्तों, यहाँ पे तेरे रुखसार व कदीम, तेरे रुखसार व कद वो चश्म के हैं आशिक, ठीक है, ज़ारे गुल जुदा सर व जुदा नरगिस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का जो है मिसाल दिया है कि यहाँ पे पहला शेर यहाँ पे वो जो है लफ़ में बयान कर रहा है, और दूसरा शेर जो है वो नस्र में बयान कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे दिया है
दूसरी मिसाल यहाँ पे दिया है, याद में उस तरह दरखार के हाथ सर पर मारता हूँ सुबह व शाम। इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे लफ किया है, यहाँ पे नस्र किया है, तो इसी तरह का जो है आपको लफ्ज़ व नस्र आई होप के समझ में आ गया है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं जो है इन पर जो है अच्छी वीडियो मिसाल के तौर पर, ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पर मैं बना के दूंगा आपको। लेकिन आप जो है कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए समझ जाते हैं मजमून के बारे में। मजमून के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मजमून क्या है, ठीक है, इस पर हम बहस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मजमून निगारी उर्दू नस्र की ख़ास सिन्फ है। अंग्रेजी में इसे जो है इसे क्या कहते हैं, इसी कहते हैं, ठीक है, यही इसे ही कहते हैं, ठीक है। उर्दू नसरी का जो ये ख़ास सिन्फ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, उर्दू नस्र की ख़ास सिन्फ है, ठीक है, गैर अफसानवी सिन्फ है। और यह जो है गैर अफसानवी सिन्फ है जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने इस सिन्फ को फ़रोग़ दिया। अगर आपको मजमून का जो है फ़रोग़ किसने दिया, ये अगर सवाल पूछा जाए तो आप जो सर सैयद अहमद ख़ान, इनका जो जवाब होगा ये बिल्कुल सही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मजमून की तारीफ़ इस तरह बयान की जाती है कि किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत का मतलब होता है एकत्रित, ठीक है, यानी किसी मौजू पर, किसी विषय पर अपने ख्यालात को एकत्रित कर कर, यानी आप जो है बिल्कुल इकट्ठा कर कर मुदल्लिल अंदाज में इस तरह पेश करना कि पढ़ने वाला उसको समझकर मुतासिर होकर समझे, मजमून कहलाता है। यानी आप इस तरह लिखें कि पढ़ने वाला उससे मुतासिर होकर, ठीक है, वो मतलब मुतासिर होकर पढ़े तो उसे क्या कहते हैं, पढ़ सके, और उसे क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अगला देख लेते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या है, मजमून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूरी करार दिया है। अगर आप मजमून निगारी का अगर मजमून पर बात करते हैं तो मजमून निगारी पर बात करते हैं तो इनका जो असल जो शराइत है उनको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर इनका ये जो है मजमून जो है मुकम्मल नामुकम्मल हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम जो है इस पर इसका जो शराइत है उन पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला इन्होंने मजमून जो इसका जो शराइत दिया है कि मजमून का पेराए बयान सादा हो, पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ असलुब मजमून का ऐब है। यानी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि मजमून का जो है लफ्ज़ जो है बिल्कुल सादा हो, ठीक है, बिल्कुल सादा हो, इस बात को ध्यान किया जाए, ठीक है। पहला में क्या है, यानी सादा हो, पेचीदा और पुरतकल्लुफ़, यानी पेचीदा और तकल्लुफ़ से क्या होता है, मजमून का जो है ऐब समझा जाता है, यानी उसका जो है कारण समझा जाता है, उसका दोष समझा जाता है, यानी वो ऐब समझा जाता है। इस बात को आप समझ लें, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मजमून की दूसरी शर्त यह है कि जो ख्यालात और जो बातें यानी उसमें पेश की जाए उनमें दिलकशी हो। यानी दूसरा जो शर्त है, जो ख्यालात जो बात उसमें पेश किया जाए वो बिल्कुल दिलकशी हो, ठीक है। और सिर्फ अल्फाज और अंदाज बयां का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ अल्फाज ही का जो है दिलकश बयान करना या फिर इस तरह का मजमून की जो है मजमून के लिए काफ़ी नहीं है। दिलकश मतलब अपने दिल की बातें जो है आप जो है उसमें लिख रहे हैं। आपका जो आप अगर मजमून निगार हैं या फिर आप मजमून लिख रहे हैं तो आपके दिल में जो बात है, ठीक है, जो सोच रहे हैं, जो आपके दिल में बात है वो जो है कारी तक, पढ़ने वालों तक पहुंच जाना चाहिए। तीसरा बात यहाँ पे दिया है, तीसरा जो शर्त है, तीसरी और आखिरी शर्त अच्छे मजमून के लिए यह है कि मजमून निगार दिल में जो बात हो, मजमून निगार के दिल में जो बात हो वह पढ़ने वालों तक पहुँचे। इससे मुराद यह है कि मजमून में जो ख्यालात पेश किए जाए वह इस तरह मरबूत हो जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे से मरबूत होती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का बात है कि यानी मजमून में जो है जो ख्यालात पेश किए जाए वो इस तरह एकत्रित हो जिस तरह के जंजीर में जो है एक जंजीर क्या है, जंजीर की कड़ियाँ जो है एक दूसरे से क्या पकड़ के रहती है, उसी तरह जो है मजमून निगार में भी, मजमून में भी एकत्रित यानी पकड़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख़यालात में रब्त ना होना और इंतशार का ना होना, यानी ख़यालात में जो है एकत्रित ना होना, ना मिलना, ठीक है, मजमून का ऐब है। और हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से फिक्री सतह पर जुड़ा होना चाहिए। यानी हर एक लाइन जो है, हर एक पैराग्राफ जो है पिछले पैराग्राफ यानी पहले पैराग्राफ की फिक्री सतह पर जो है जुड़ा होना चाहिए दोस्तों। ये जो है मजमून का मुख्तसर तारुफ था। अब हम मजमून की जो है शर्त यानी इनको जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है और उन हिस्सों पर हम बात करेंगे कि मजमून निगार मजमून लिखते हैं तो उसे किस तरह से लिखते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आमतौर पर हर मजमून के 3 हिस्से होते हैं। यहाँ पे क्या बताया, हर मजमून के 3 हिस्से होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो तमहीद होता है, दूसरा आपका असल मजमून होता है, तीसरा आपका इख्तिताम का अंजाम होता है, ठीक है।
चलिए हम पहला मजमून का बात करेंगे यहाँ पे तमहीद के बारे में। तमहीद के बारे में ये है कि मजमून की इब्तिदाई हिस्सा तमहीद कहलाता है, यानी मजमून की जो शुरुआती ये है, आप उसको क्या कहते हैं, हम तमहीद कहते हैं। ठीक है, मजमून की इब्तिदाई हिस्से को क्या कहते हैं, तमहीद कहलाता है। इसे ख़ास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए, ख़ास तौर पर तमहीद को दिलचस्प होना चाहिए, ताकि मजमून की इब्तिदाई जुमलों को जो है देखकर पूरा मजमून पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा हो जाए। ठीक है, यानी आपको इसमें कहा जा रहा है कि जो ये आपका ये है मजमून का जो तमहीदी जो हिस्सा है, इसको पढ़कर जो है पूरा मजमून पढ़ने के लिए जो है, यानी अपनी जहनी तौर पर जो है आप जो है जहनी तौर पर आमादा हो जाए, जहनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, इसीलिए इसको जो है दिलचस्प होना चाहिए। ठीक है, चलिए तमहीद का हिस्सा अगर खुश्क और गैर गैर दिलचस्प होगा तो पढ़ने वाला इसके मुताले के लिए अपने आप को आमादा नहीं कर पाएगा। यानी तमहीद का जो पहला हिस्सा, तमहीद का जो हिस्सा है, यानी मजमून का जो इब्तदाई हिस्सा है, यह अगर खुश्क होगा, यानी बढ़िया नहीं होगा, लचीला नहीं होगा, आपको अगर आमादा नहीं कर पाएगा, तो आप जो है मजमून को क्या पढ़िएगा, आप यहीं से भाग जाइएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो है पहला जो है आपको इसमें यही दिया गया है कि आपका जो है इसमें ये खुश्क नहीं होना चाहिए, ये जो है दिलचस्प होना चाहिए। ठीक है, मजमून के लिए एक अच्छी तमहीद मजमून निगार की कामयाबी की दलील है। यानी मजमून का अगर अच्छी कामयाबी की दलील कौन है, वो एक दलील जो है तमहीद ही जो है उसका, एक अच्छी तमहीद ही उसका जो है कामयाबी की दलील है। यानी शुरू में अगर अच्छी तमहीद कर लिया, ठीक है, अच्छी तमहीद, अच्छी बात, अच्छी दिलचस्पी से लिख दिया, तो वही एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ गया। ठीक है, एक दलील है। ठीक है, इसके लिए फ़कत अंदाज़ बयां की दिलचस्पी ही काफ़ी नहीं, बल्कि तमहीद में जिन ख़यालात का इजहार किया गया है उन्हें भी मजमून से मरबूत होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ तमहीद को ही अलग अंदाज में बयान कर दिए, उसके बाद मजमून कुछ और है, तो इस तरह भी नहीं होगा दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, फ़कत अंदाज बयान की दिलचस्पी ही काफ़ी नहीं है, अंदाज बयां ही काफ़ी नहीं है, तमहीद में जिन ख़यालात का इजहार किया गया है, यानी आप तमहीद में जिन ख़यालात का इजहार किए हैं उन्हें भी मजमून से मरबूत होना चाहिए, उन्हें भी जो मजमून लिख रहे हैं, जो विषय लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, उस पर जो है एकत्रित होना चाहिए। अच्छी तमहीद मजमून को एक वहदत अता करती है। ठीक है, यह अच्छी तमहीद जो है मजमून को एक वहदत अता करती है, इसके लिए मजमून की बुनियादी शक्ल है। इसके लिए क्या है, मजमून की बुनियादी शक्ल है दोस्तों। चलिए हम अब बात करेंगे दूसरा हिस्सा, जो मजमून का असल हिस्सा है, इस पर हम बात करेंगे। ये जो है मजमून का दूसरा हिस्सा समझा जाता है। यहाँ पे दिया है कि तमहीद के बाद मजमून निगार, ठीक है, तमहीद के बाद मजमून निगार मसाइल की तरफ रुजू करता है, यानी जिस विषय है, जो मसला है, यानी मजमून निगार जो लिखने वाला है, जो उनका मसला है, उनकी तरफ जो है रुजू करता है, घूमता है उसकी तरफ, और अपनी मसाइल यानी अपनी असल मजमून की तरफ लौटता है। ठीक है, जिसके लिए तमहीद कायम की गई थी। अभी तक जो तमहीद लिखे, बस इसी असल मजमून के लिए ही लिखा गया था। यह मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह मजमून का अगर अहम हिस्सा आपको पूछा जाए तो सबसे मजमून का अहम हिस्सा असल मजमून होता है, और पढ़ने वालों को ज़्यादा मुतवज्जा भी करता है। ठीक है, इसी हिस्से में मजमून निगार मजमून से मुताल्लिक़ अपने नुक्ताए नज़र को पेश करता है और उसके हक़ में दलाइल भी फराहम करता है। मजमून का यह हिस्सा ज़्यादा की फ़िक्र अंगेज़ और ख़याल अफरोज़ होता है। यह जो है मजमून का जो है यह हिस्सा जो है ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़, ठीक है, ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ और ख़याल अफरोज़ होता है। इस बात का असल मजमून का फ़िक्र अंगेज़ होता है। ठीक है, मजमून निगार इस हिस्से में मौजू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तनक़ीदी जायज़ा भी लेता है। यानी मजमून निगार जो है मुख्तलिफ़ हिस्से, यानी मजमून निगार इस हिस्से में जो है मौजू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तनक़ीदी जायज़ा लेता है। इस हिस्से की खूबी यह मानी जाती है कि इसमें जज्बाती पैराए बयान से परहेज किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जज्बाती पैराए से बयान करने से परहेज किया जाए, और फ़कत अपनी जाति पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दलाइल कायम करने के बजाय, यानी अपनी जाति पसंद और नापसंद की जो है बात ना बयान करके जो है बजाय मुंतकी इस्तेदलाल की रोशनी में किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की जाए, किसी नतीजे तक पहुँचने की कोशिश की जाए। आई होप कि दोस्तों आपको जो है ये असल मजमून समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपका जो है इस
इसका जो तीसरा मजमून है, उससे पहले थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे यहाँ पे मजमून के इस हिस्से में असल मसले के तमाम पहलू रोशन होकर सामने आ जाता है। यानी असल मजमून में यानी मसला जो जितना भी तमाम पहलू है उनका सब रोशन होकर सामने आ जाता है, और पढ़ने वाला भी अकल की रहनुमाई में रफ्ता रफ्ता मजमून निगार का हम ख्याल हो जाता है। ठीक है, जो मजमून निगार है वो भी अगर कुछ सोच के ही लिखा है, वो अपने जहन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखा है, तो इस विषय में यानी इस आपका हिस्से में जो है, जो पढ़ने वाला है वो हर चीज़ को समझ जाता है, और रफ्ता रफ्ता जो है जो मजमून निगार जो मजमून निगार का जो है हम ख्याल हो जाता है, उनका हम ख्याल हो जाता है। मजमून का यह हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले जो है तवील होता है और कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। ये जो है असल मजमून जो है कई हिस्सों जो है बड़ा भी होता है, और काफ़ी हिस्सों पर जो है बाकी हिस्सों के मुकाबले जो है तवील होता है, और कई कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। दोस्तों, ये मजमून का ये हिस्सा। चलिए इख्तिताम पर बात करते हैं। मजमून का जो लास्ट और आखिरी हिस्सा है वो इख्तिताम है, इस पर हम बात करते हैं। मजमून का आखिरी हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है। ठीक है, इस हिस्से में मजमून निगार मजमून में बयान किए गए तमाम पहलुओं को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम बयान करता है। हासिल कलाम मतलब आपका जो है हासिल कलाम यानी इससे हमको क्या सीख मिला, या फिर इससे हम मतलब इसका जो एक निचोड़ निकालता है। ठीक है, मजमून निगार आखिरी हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है मजमून निगार, मजमून के बयान किए गए तमाम पहलू यानी जिन जिन पहलुओं पर उन्होंने चर्चा किया, उन पहलुओं को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम निकालता है कि यहाँ से मुझे ये बात पता चला, यहाँ से मुझे ये बात पता चला, उसका जो पूरा जो मजमून है उसका हासिल कलाम निकाल कर यहाँ पे बात वो यानी कम अल्फाज में निकालता है। मजमून के दरमियान हिस्सा में जो तफसीलाती पेश की गई थी और मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया था, उससे बरआमद होने वाले नताइज इख्तितामिया में नहायत मौसर अंदाज में पेश किए जाते हैं। यानी जो भी आप जो मुख्तसर जो आप बयान किए हैं, या फिर पहले तफसीलात जो बयान किए हैं, उसको जो है मौजू मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाए, यानी छोटा छोटा पहलुओं का जायज़ा लिया गया था, उससे बरआमद होने वाले नताइज इख्तितामिया में नहायत मौसर अंदाज में पेश किए जाते हैं। इस तरह का जो है अंदाज में पेश किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इख्तितामिया की खूबी यह समझी जाती है कि इसको पढ़ने के बाद कारी के जहन में कोई तिश्नगी बाकी न रह जाए। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के बाद जो उसका जो पूरा का पूरा हासिल कलाम कारी यानी पढ़ने वाले के दिलो दिमाग में जो है तिश्नगी बाकी न रह जाए, यानी पूरा उनके दिमाग में बैठ जाता है, और मौजू के मुतालिक कारी मजमून निगार के ख्यालात से पूरी तरह इत्तेफाक कर ले, इख्तितामिया है जो नताइज पेश किए जाते हैं। ठीक है, इख्तितामिया है यहाँ पे में होगा। ठीक है, इख्तितामिया में जो नताइज पेश किए जाते हैं, अगर उनकी पेशकश का अंदाज वाज़ेह, इत्मीनान बख्श और मौसर नहीं होगा तो पढ़ने वाला जहनी उलझनों का शिकार हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो लास्ट में है, अगर सही तौर पर अगर बयान नहीं किया जाए, जो इख्तितामिया ये है हिस्सा है, उसमें अगर वाज़ेह तौर पर इत्मीनान बख्श और मौसर नहीं होगा तो पढ़ने वाला जो है जहनी उलझनों का शिकार हो जाएगा, और यह इख्तितामिया का ऐब है। यानी अगर जो पढ़ने वाला है वो आपका जहनी मतलब वो जो आपका जहनी उलझनों का अगर शिकार हो जाए, तो ये जो है इख्तितामिया का ऐब है। पूरे मजमून को चंद में यानी चंद जुमलों में इस तरह समेट लेना कि तमाम ज़रूरी पहलू सामने आ जाए, अगरचे दुश्वार होता है, ज़रूरी है कि दुश्वार होता है, लेकिन एक अच्छे इख्तितामिया की यही खूबी समझी जाती है। हाँ, ज़रूरी है कि जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो है एक अच्छे इख्तितामिया की यही एक खूबी है। दोस्तों, चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आज हम जो है अदबी असनाफ को जो है हम जो है इख्तिताम हम भी कर देंगे। उसके बाद कल से जो है आपको हम पेडागोजी पर लेकर चलेंगे, या फिर गैर इक़्तिबास जो ये दरसी है, गैर दरसी इक़्तिबास है, उस पर हम लेके चलेंगे। दोस्तों, तो आज हम ये ख़त व दरख्वास्त का जो है ये मजमून भी हम जो है ख़त्म कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझ जाते हैं ख़त क्या है। ठीक है, पत्र, प्रार्थना, पात्र। ख़त में और दरख्वास्त में क्या फ़र्क है? ख़त और दरख्वास्त में सिर्फ इतना आप कह सकते हैं कि ख़त जो है एक जो है दो जुमलों में यानी दो आदमी के दरमियान अगर लिखा जाता है तो वो ख़त लिखा जा सकता है, एक दूसरे का हाल बयान करने के लिए हम लिख सकते हैं। दरख्वास्त जो है ये जो है किसी अफसर यानी किसी ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, किसी इदारा में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर अगर दरख्वास्त करना है, या फिर ये जो है दरख्वास्त आपका कभी लिखावट भी हो सकता है, कभी जो है ये आपका जो है ज़बानी भी हो सकता है, इस तरह का जो यहाँ पे है। तो चलिए हम पहले ख़त पर हम चर्चा कर लेते हैं। ख़त क्या है? ठीक है,
खत या मकतूब जो है दो अफराद या इदारे, ठीक है, या इदारे के दरमियान इत्तलात व मालूमात के लिए लिखा जाने वाला पैगाम है। सही बात है, यानी दो अफराद, दो आदमी या फिर दो इदारा के दरमियान जो है क्या है, इत्तलात यानी मालूमात को पहुंचाने के लिए लिखा जाने वाला क्या है, एक पैगाम है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो लोग एक दूसरे से फासलों पर रहते हैं, ठीक है, अभी तो ये आपका मॉडर्न ज़माना है, तो अभी आपका ये आ चुका है कि आप व्हाट्सअप, मेल, उसके बाद बहुत सारा वीडियो कॉलिंग, चैटिंग वगैरह बहुत सारा चैट आ चुका है, तो आपको यहाँ पे खत का मतलब आपको अभी ये अलग लग रहा है, ठीक है। लेकिन शुरू शुरू में जब पुराने ज़माने में इस तरह का तो था नहीं, तो वो जो है ये उसी के मतलब बास में है, उसी के इसमें है। तो यहाँ पे दिया है कि फासलों पर रहते तबादला ख्याल, ठीक है, के लिए खैरियत जानने के लिए बेचैन रहते थे, ठीक है। माजी में नज़रों से दूर रहने वालों की आपसी तबादला ख्याल का एक ही जरिया ख़त था। यानी माजी में जो पिछले ज़माने में था, तो वहाँ पे उस वक्त जो है अपने नज़रों से दूर रहने वाले की आपसी तबादला ख्याल का जो है एक ही ज़रिया क्या था, एक ख़त था। मुख्तलिफ नू, ठीक है, मुख्तलिफ नू जज्बात, उसके बाद एहसासात, ख़यालात और इत्तलाआत तहरीर करके तरसील आपका जो है, आप तरसील समझ लीजिएगा, तरसील आपका जो है पेडागोजी में आएगा। तरसील मतलब संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है कम्युनिकेशन का ख़त क्या है, खत जो है आप एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है, जो है तरसील का इंतज़ाम करना मकतूब निगारी की खसूसियत है, ठीक है। इस तरह का जो है ये है। चलिए हम लिखने पर एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसका जो लिखने का तरीका है उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखने का खत जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे खत के बारे में थोड़ा सा ये दिया हुआ है, इस बात को हम जान लेते हैं। तारुफ है ये, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। खत का मतलब है तहरीर, रका, चिट्ठी, ठीक है, हाथ का लिखना, हाथ का लिखा। जो लोग मसलन रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब वगैरह हमसे दूर होते हैं, उनके नाम जो इबारत या जुमले लिखे जाएं उसे ख़त कहते हैं, ठीक है। बस लिख कर बात करना खत कहलाता है, यानी लिख कर ही बात करना खत कहलाता है। खत के ज़रिए हम एक दूसरे के हालात से जो है बाखबर होते हैं। खत लिखने के चंद उसूल होते हैं जो मंदरजा झेल हैं। आपको यहाँ पे ख़त लिखने के कुछ उसूल है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ख़त लिखने के लिए कुछ अहम उसूल होते हैं, वो जो है आपको यहाँ पे ख़त के आगाज़ में पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे। ख़त के शुरू में ख़त लिखने वालों का अपनी मुकम्मल पता और तारीख़ दाएं तरफ मुख्तसर लिखिए। उसके बाद नई सतह पर, नई सत्र है यहाँ पे, यानी नई लाइन पर मुखातिब के अलकाब अस्सलामु अलैकुम या फिर आदाब तहरीर कीजिए। उसके बाद फिर नई सत्र से ख़त का मजमून शुरू कीजिए। उसके बाद आपका जो है ख़त मजमून यानी मजमून के ख़ात्मे पर अलविदाई का कलिमात लिखिए, ठीक है। आखिर में ख़त लिखने वाला अपना नाम लिखिए, ठीक है। इस तरह का जो आपको दिया है। कोशिश करें कि ख़त में कोई फिजूल बात ना लिखे और जो कुछ भी लिखे गलतियों से पाक और खुशखत लिखे, ठीक है ना। खुशखत मतलब सही राइटिंग, अच्छी राइटिंग में लिखे, ठीक है। ख़त मुकम्मल होने के बाद एक दफ़ा पढ़ ले ताकि गलती का इम्कान ना रहे, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, ख़त लिखने के बाद एक दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पे नमूने के चंद ख़त दिए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बड़े भाई का नाम तो ये नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वालिद साहब के नाम का ख़त जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए किताबों के यहाँ पे क्या है कि ये एड्रेस दिया गया है, ये जो है अपना उसका जो जहाँ से लिख रहा है वो उसको यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्यारे अब्बू जान को ख़त लिखा है, यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको यह सुनकर बड़ी खुशी होगी कि मैं जमात पंजम वजीफ़ा के इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, ठीक है। और अपने स्कूल में मेरी अव्वल पोजीशन है, ठीक है। चंद रोज़ बाद अगली जमात की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। किताबें ख़रीदने के लिए मुझे 2000 रुपये भेज देंगे, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे लिख दिया। उसको यहाँ पे अम्मी जान, भाई जान और बाजी जान जो है, बाजी जान सब खैरियत से हैं और आपको सलाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो आपका बेटा जो भी नासिर मोहम्मद जो भी नाम है यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे ये खत जो है अपने वालिद साहब के लिए एक जो है आप एक एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दरख्वास्त के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। दरख्वास्त थोड़ा सा लंबी है तो इस पर हम बात कर लेते हैं। दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त अंग्रेजी में पिटीशन को कहते हैं, ठीक है। दरख्वास्त अंग्रेजी में पिटीशन को कहते हैं। एक गुजारिश होती है कि कुछ किया जाए,
क्या कुछ किया जाए, जो ज़्यादातर किसी सरकारी अफसर या अवामी अरबाब मिजाज से की जाती है। यानी ये अक्सर जो है सरकारी अफसर या फिर मिजाजी अरबाब से की जाती है। खुदा से की जाने वाली इल्तिजाओं को दुआ या इबादत कही जाती है। खुदा से अगर आप इल्तिजा कर रहे हैं तो उसे ये दरख्वास्त नहीं बल्कि उसे दुआ या इबादत कही जाती है। ठीक है, आम बोल चाल में कोई दरख्वास्त एक दस्तावेज है, यानी आम बोल चाल में दरख्वास्त जो है एक दस्तावेज है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जो किसी अफसर के नाम लिखी जाती है। क्या किसी अफसर के नाम लिखी जाती है, जिस पर अमूमन मुतअद्दिद अफराद के दस्तखत होते हैं। दरख्वास्तें कई बार लिखावट में भी होने के बजाय ज़बानी भी हुआ करती है, यानी कई बार लिखने के साथ भी होता है। कई बार जो है आप ऐसे ऑफिस में गए, उसके बाद ऐसे अर्जी डायरेक्ट ही ज़बानी जो है उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह का जो है अपनी दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, या इंटरनेट के ज़रिए भी फराहम की जा सकती है। ठीक है, यह जो है इंटरनेट के ज़रिए फ़राहम की जा सकती है मुख्तलिफ़ मकासद के लिए दरख्वास्तें। ठीक है, वैसे तो कोई ऑनलाइन वेबसाइटों और फॉर्मों के ज़रिए पेश की जा सकती है। ठीक है, ये सब जो है आज जैसे आजकल ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इस तरह से दरख्वास्तें ईमेल से ज़्यादा आजकल चल रहा है। ठीक है, इस तरह का जो दरख्वास्तें पेश की जाती है, ये जो है कुछ एक नाम है इसका जो है दिया गया है। ठीक है, जो दरख्वास्त जो है change.org। ठीक है, तो इस तरह का जो है मतलब दिया जाता है कि इस सब में जो है दरख्वास्त लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि चेंजर आर्ज जहाँ आए लोग जो है अवामी नोयत के मसाइल पर दस्तखतें करवाते रहते हैं। चलिए हम जो है अब थोड़ा सा दरख्वास्त लिखने पर जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या है इस पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहले सत्र में अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है, यानी पहले सत्र में आपका जो है अफसर का ओहदा और पता लिखा जाता है। ठीक, दूसरी सत्र के दरमियान जनाब आली या मोहतरमा। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा में दिया है कि तीसरी सत्र में 2-3 अल्फाज की जगह छोड़कर मुअद्दबाना अंदाज में मकसद तहरीर कीजिए। मसलन आप यहाँ पे गुजारिश है कि बा में दिया है मुअद्दबाना इल्तमास, यानी तीनों में से कोई एक, उसके बाद निहायत अदब से गुजारिश है, ये सब जो है आप लिख सकते हैं, लिखते हैं ख़त में। ठीक है, इसी तरह का आपको दिया है। यहाँ पे चौथा में दरख्वास्त मुख्तसर, ठीक है, और सादा अल्फाज में लिखिए। दरख्वास्त जो है बिल्कुल सादा, मुख्तसर और सादा अल्फाज होना चाहिए। जिसका कोई यानी जिसको दरख्वास्त लिखी जा रही हो उसके एहतराम का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, यानी जिसको आप जो है दरख्वास्त लिख रहे हैं उसका जो है इज़्ज़त का, एहतराम का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। और 5 नंबर में दिया है कि दरख्वास्त के ख़ात्मे पर कोई दुआ या जुमला मुअद्दबाना अल्फाज ज़रूर लिखिए, चाहे मसलन ज़्यादा आदाब या फिर शुक्रिया ज़िक्र, यानी शुक्रिया ज़िक्र गुज़ार हूँ या फिर ममनून हूँगा, इस तरह से जो है आप उसके यानी दुआया जो है जुमला मुअद्दबाना अल्फाज में ज़रूर लिखिए। ठीक है, छठा नंबर में आपको दिया है कि ख़त दरख्वास्त, यानी आपको जो है दरख्वास्त के आखिर में 2 सतरों के बराबर जगह छोड़कर दरमियान नुमाया अल्फाज में अल-आर्ज या फिर दरख्वास्त गुजार, ठीक है, लिखिए। और उसके दाएं तरफ जो है अपना पूरा नाम, मुकम्मल पता भी लिखिए। नाम और पते के नीचे तारीख ज़रूर दर्ज कीजिए ताकि मालूम हो जाए कि आपने किस तारीख को दरख्वास्त तहरीर की थी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक मज़मून, यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर दरख्वास्त दिया हुआ है। आप यहाँ पे इस बात को देख सकते हैं, इस दरख्वास्त को देख सकते हैं, इसी तरह जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगला जो है आपका जो दोस्तों अब जो है जो मज़मून है वो है गैर दरसी इक़्तिबास, जो कि इसका क्लास हम कल लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों थोड़ा सा मतलब ये होता है कि कभी कभी तबीयत नासाज हो जाती है, इसलिए कभी कभी वीडियो थोड़ा कम बनता है। तो उसके लिए आप जो है घबराएं नहीं, बिल्कुल हम अच्छी तरह बना रहे हैं और आपको जो है मुकम्मल तैयारी करवा देंगे। और कुछ दोस्तों का भी एक कमेंट आया था कि मैंने तलफ़्फ़ुज़ की मतलब ये थोड़ा कभी कभी कहीं पे थोड़ा सा ये हो जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा होता है, यानी थोड़ा सा जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा यानी बोलने चालने के इसमें होता है, तो उसको जो है नज़रअंदाज करें, मैं यही आपसे कहूँगा। और जो है आप हमसे जुड़िए और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि हम जो है हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आपको पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा हमको भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर अगले विषय में, अगले मज़मून में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।